हेलो बच्चों, नमस्कार है आप सभी को एनएस गुप्ता एकेडमी में फिर से। तो चलिए, जो है कि हम लोग पिछले में 3 डेमो देख लिए थे। एक हिस्ट्री और दूसरा जियोग्राफी, फिर उसके बाद से पॉलिटी। इन सारे चीज़ जो है कि 3 टॉपिक का हम लोग एक डेमो देख चुके थे। अब जो है कि हम पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है, जो हमारी राज्य व्यवस्था है इसको हम लोग बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे कभी राज्य व्यवस्था पढ़े नहीं है, जो बच्चे कभी पॉलिटी पढ़े नहीं है, वो सब इस चीज़ को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए ठीक है, आप सभी लोगों के सामने जो है, जैसे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैं 4 टॉपिक लेके आया हूँ। यहाँ पे कितने टॉपिक हैं? 4। इन 4 टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। और जो इसमें चीज़ लिखवाने लायक दिखेगा उस चीज़ को जो है कि लिखवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इन 4 टॉपिक के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे कि पहला मेरा है विविधता की समझ। विविधता का समझ का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ समझिए कि विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के लोग। अलग अलग प्रकार के लोग क्या चीज़ से संबंध रखते होंगे? हो सकता है कि उनकी जाति अलग हो सकती है कि उनकी इनकम भी अलग होती है, उनकी लिंग भी अलग होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से जो है कि विविधता की समझ को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है कि इस चीज़ को क्या करेंगे, समझेंगे। सेकंड, उसके आगे जब चलते हैं तो हम देखते हैं भारत में विविधता। भारत में क्या है? विभिन्नता है। विविधता का मतलब वही हुआ कि जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे विविधता। तो भारत के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि विविधता भारत के अंदर कैसी फैली हुई है, कैसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कैसे अलग अलग उनका खान पान है। ठीक है, उनका ट्रेडिशन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है। तो ये सारा चीज़ जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। फिर थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम विविधता को कैसे समझेंगे। अब इस विविधता को हम कैसे समझ पाएंगे कि आखिर में ये सारे जो भी विभिन्नता आज हमें देखने को मिलता है, ये वास्तव में शुरुआत कहाँ से हुआ है? इन सारे चीज़ों का तो एक शुरुआत होगा ना कि हाँ, इस समय से ये सारी चीज़ें जो हैं कि उनको जो है कि कोई और चीज़ पसंद है, मुझे कोई और चीज़ पसंद है, उनका खान पान अलग है, मेरा खान पान अलग है। तो इस चीज़ को जो है ना कि हम लोग क्या करेंगे कि विस्तार रूप से समझेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे फाइनली में कि विविधता में एकता। ठीक है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है भारत की खोज, उसमें क्या लिखा है? विभिन्नता में एकता। जैसे कि हमारे भारत के अंदर भले ही कितनी भी विभिन्नता हो, लेकिन इनके अंदर एकता देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे, जो भारत की खोज किताब का नाम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विभिन्नता की समझ। ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे विविधता की समझ। पहला टॉपिक हमारा क्या है? यही है। क्या लिखा है? विविधता की समझ। अब देखिए इसमें क्या है कि विविधता की समझ को हम कैसे समझेंगे, हम कैसे विभिन्नता को जो है कि समझ पाएंगे। तो देखिए विविधता क्या होती है कि जब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग उनकी जाति होती है, अलग अलग उनका खान पान होता है। ठीक है, अलग अलग उनके पहनावे होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, अलग अलग जगह से वो लोग क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? विभिन्नता। जैसे कि अभी दिल्ली की कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ आ जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो अगर दिल्ली का कोई व्यक्ति यूपी के अंदर अगर आ जाता है तो उसका बोलने का जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसकी भाषा है, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगर यही कोई यूपी का बंदा अगर दिल्ली में चला जाता है तो उसका बोलने का क्या होगा? तरीका अलग हो जाती है। यहाँ के जो यूपी के लोग अगर दिल्ली में अगर जाते हैं तो उनका खान पान क्या होगा? उनके लिए वहाँ पे अलग दिखेगा। और जो दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं उनके लिए खान पान क्या होगा? अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझें तो जैसे अगर यूपी से कोई व्यक्ति जाता है ग्रामीण क्षेत्र से दिल्ली में, तो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी जो है क्या है कि ज़्यादा जो है कि बाहरी चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं रहता है। और दिल्ली के लोग क्या रहते हैं? बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, खाने पीने की जो भी चीज़ है। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहते हैं वहाँ पे कि जब ये लोग दिल्ली में अगर जाते हैं तो वहाँ का जो खान पान की व्यवस्था होती है इनके लिए वो सूटेबल नहीं होती है। और जो दिल्ली के लोग हमारे यहाँ यूपी में आते हैं, अगर वो वहाँ पे जो चीज़ खाते हैं, जैसे फास्ट फूड की हम बात कर लेते हैं, पिज़्ज़ा हो गई, बर्गर हो गई, चाउमीन हो गई, मोमोज हो गई, इस तरीके की व्यवस्था इनको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को कम मिलता है।
ठीक है, अलग अलग बहुत सारे चीज़ें, इडली भी होती है, डोसा भी होती है। तो ये सारे चीज़ें क्या हैं कि उनको ये सब खाना पसंद है। और जो हमारे यहाँ यूपी के लोग अगर दिल्ली में जाते हैं तो उनको ये सारा चीज़ खाने का पसंद नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, विभिन्नता, क्योंकि यहाँ पे उनका खान पान का तरीका अलग है और दिल्ली के लोगों का खान पान का तरीका क्या है, अलग है। अब देखिए, जो हमारे यूपी से अगर लोग दिल्ली जाते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, और दिल्ली के जो लोग आते हैं यहाँ पे बोलते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। जैसे अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति यूपी से जाता है तो अगर यूपी वाला व्यक्ति वहाँ दिल्ली में बोलता है, अपने साथी के साथ गया हो चाहे किसी के साथ, ठीक है, तो जो दिल्ली के लोग होते हैं उसकी भाषा को सुनते हैं तो उनकी भाषा से और इनकी भाषा क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, मिलती जुलती नहीं है। इसलिए उनके आपस में जो है कि कम्बिनेशन नहीं बैठ पाते हैं। अब दिल्ली का आदमी यहाँ आ जाए तो उसका भाषा कुछ और है बोलने का, बोलेगा वही लेकिन उसका तरीका क्या है, अलग है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ जो है कि हमें विविधता की समझ में हमको समझना चाहिए, जो हमारी विविधता है उसको हमें समझना चाहिए। अब उनकी पहनावे के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो जो है कि मॉडर्न चीज़ जो है कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में बहुत तरीके के जो है कि कपड़े हैं। अगर पहनावे में देख लेते हैं तो दिल्ली में क्या सबसे ज़्यादा चलते हैं, मॉडर्न, मतलब स्टाइलिश चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे क्या है, यूपी जैसे क्षेत्रों में, इस तरीके क्षेत्रों में अब धीरे धीरे ना जो है कि विकसित हुआ है। अभी भी क्या है, उतने प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं हो पाया जितने कि दिल्ली में अभी ये चल रही है। तो ये सारी चीज़ों क्या होती है, पहनावे उनकी अलग होती है और हमारे पहनावे क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ होता है ये किस में हम समझते हैं, विविधता की समझ में। हमें यहाँ पे क्या समझना है, बस विविधता को समझना है कि विभिन्नता होती क्या आखिर में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। उसके बाद से आगे हमारा आता है क्या, भारत में विभिन्नता। ज़्यादा इसमें वैसा कुछ नहीं है लिखवाने लायक, जो जहाँ चीज़ अगर दिखे कि नहीं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ को मैं आप लोगों के सामने जो है कि लिखवा दूंगा और उस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जब आप देख लेते हैं, इसमें और भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे उस विविधता को हम कैसे समझ पाएंगे। तो जैसे कोई 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, या 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे को अगर एक चित्र दे दिया जाए, ठीक है, उसको बनाने के लिए कि भाई ये चित्र जो है कि तीनों लोग बनाओ, तो उन तीनों लोगों में क्या, तीनों लोगों का जो ए पर्सन है और बी पर्सन और सी पर्सन, मतलब ये 3 लोग हैं। अब ए वाले को अगर बोल दिए कि भैया तुम कोई चित्र बनाओ, तो ए वाले चित्र तो बनाएगा, बी वाले भी बनाएगा, सी वाले भी बनाएगा, बनाना तीनों को है, लेकिन इन तीनों का बनाने का तरीका क्या होगा, अलग हो जाएगा। सेम उसी तरीके के चित्र तीनों नहीं बना पाएंगे। चित्र तो बना लेंगे लेकिन सेम नहीं होगा, तीनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में और हम समझ लेते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर अगर देते हैं, कोई एक क्वेश्चन होती है उस पर 5 बच्चे होते हैं और पांचों बच्चों का ओपिनियन क्या होता है, उस वो जो क्वेश्चन है उसके उत्तर क्या होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। अब एक जैसे तो होते नहीं है, तो इसको हम किस में समझते हैं, विविधता की समझ में, कि इतने सारे विभिन्नता हमारे यहाँ क्या है, फैला हुआ है। और विविधता का असली मतलब यही होता है कि जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती है, विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, विभिन्न प्रकार के उनके खान पान होते हैं, विभिन्न प्रकार के उनके पहनावे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ किस में आती है, हमारी विविधता की समझ में। तो ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं भारत में विभिन्नता। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं भारत में विभिन्नता। देखिए, जब हम भारत में विभिन्नता की बात करते हैं तो हमारे भारत के अंदर हर जगह क्या होती है, अलग अलग भाषा होती है, उनकी अलग अलग पहनावे होते हैं। ठीक है, उनका अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग क्या होती है, उनकी ट्रेडिशन होती है। फॉर एग्जांपल में अगर मान लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से जो व्यक्ति बिलोंग करता है, अगर उसको हम भेज देते हैं उड़ीसा में, यानी कि ओडी शॉर्ट फॉर्म,
ठीक है। अगर यूपी का बंदा अगर उड़ीसा में जाता है तो यहाँ की भाषा क्या है भाई, यहाँ की भाषा क्या बोली जाती है, उड़िया। और हमारे यूपी में क्या चलती है, हिंदी भोजपुरी। हमारे यहाँ क्या भाषा चलती है, हिंदी और भोजपुरी। और उड़ीसा में क्या, उड़िया। अगर यहाँ का बंदा अगर उड़ीसा के अंतर्गत चला जाता है तो उसको ये उड़िया भाषा क्या होगी, समझ में नहीं आएगी। और जो उड़ीसा का व्यक्ति अगर यूपी के अंदर आ जाता है तो उसको हमारी ना हिंदी भाषा समझ में आएगी ना भोजपुरी आएगी। थोड़ा बहुत तो हिंदी समझ जाते हैं, क्योंकि हिंदी तो हर जगह जो है कि 80% लोग जो है कि इस चीज़ को समझ पाते हैं। लेकिन उड़ीसा का आदमी को अगर भोजपुरी बोला जाए तो वो नहीं समझ पाएगा। और जो यहाँ का बंदा अगर उड़ीसा जाता है तो उड़िया भाषा नहीं समझ पाएगा। अब यहाँ देखिए कि हमारे भारत के अंदर यूपी भी आता है, उड़ीसा भी आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सी जगह हैं। राजस्थान ले लेते हैं, राजस्थान ले लेंगे हम, और जो है कि केरल ले लेंगे, तमिलनाडु ले लेंगे। तमिलनाडु में क्या बोली है, तमिल। तो इस तरीके की उनकी क्या होती है, भाषा अलग होती है। अब जब यूपी में और उड़ीसा की बात करते हैं हम, तो उड़ीसा के लोग यूपी की भाषा को नहीं समझ पाएंगे और यूपी के लोग उड़ीसा की भाषा को नहीं समझ पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब ये दोनों चूंकि है कहाँ, हमारे भारत के अंदर, इसलिए यहाँ लिखा है कि भारत में विविधता। अब हमारे भारत के अंदर जितने विविधता है, हमारे भारत के अंदर क्या है, जितने भी विभिन्नता है, उस चीज को जो है कि हम लोग समझेंगे कि कैसे है हमारे भारत के अंदर। बहुत गहराई से उस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। तो जब यहाँ हम लोग देख लेते हैं, अब देखिए, अब इनका जो है कि खान पान भी क्या होती है, अलग होती है। इनका क्या होगा, खान पान अलग होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कि लोग चावल पसंद करते हैं खाना, रोटी बहुत कम ही खाते हैं। यहाँ पे क्या होती है, रोटी बहुत कम खाते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग रोटी पे जोर देते हैं। किस पे, रोटी पे जोर देते हैं। ऐसे लिखो, फिर जाके आपके माइंड में सेट होगा। यूपी के लोग रोटी पे जोर देते हैं और यहाँ के लोग चावल पे सबसे ज़्यादा, और रोटी कम। और हमारे यहाँ क्या है, चावल कम, चावल कम खाते हैं यहाँ के लोग। अब देखिए इनके यहाँ का खान पान और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर का खान पान क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब इसमें हमको ये नहीं देखना है कि केवल उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की बात चले, नहीं, हमारे भारत के अंदर बहुत से ऐसे राज्य हैं, राजस्थान भी है, तमिलनाडु भी है, और साउथ में भी हम चले जाते हैं तमिलनाडु, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगी, इडली और डोसा, इस तरीके का जो है कि चीज़ मिलता है। अब वहाँ पे जो है कि आप जो है कि सब्जी और इस तरीके का जो है कि मैदा का जो पूड़ी होता है, उस चीज़ को अगर खोजेंगे आप तमिलनाडु में तो आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो होती है कि हमारे विभिन्नता में होती है, और ये भारत के अंदर होती है। हमारे बहुत से ऐसे राज्य है, बस एग्जाम्पल के लिए आपको लेके मैं बताया हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि उसका भी निस्तारण किया जाएगा। चलिए, अब जब हम देखते हैं हम विभिन्नता को कैसे समझें। ठीक है, यहाँ तो हम इसकी समझ को क्या किए, विकसित किए हैं। पहले टॉपिक क्या था, विविधता की समझ। इस समझ को हम क्या किए हैं, विकसित किए हैं। उसके बाद हम पढ़ लिए कि हमारे भारत में विभिन्नता किस प्रकार से है। इनकी भाषा क्या है, अलग होती है, और यहाँ की भाषा क्या होगी, अलग होगी। इनका खान पान अलग होगा, यहाँ का खान पान क्या होगा, अलग होगा। और पहनावा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। पहनावा भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ का भी पहनावा क्या अलग है और यहाँ का भी अलग है। बातचीत समझ में आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, जब साउथ में चले जाते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होती है, जैसे एक उसकी नाम क्या बोलते हैं, धोती। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कि लोग धोती का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ धोती आपको दिखने का कम मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ का ये पहनावा का ये ट्रेडिशन नहीं है, ये नहीं चलता है। और यहाँ पे क्या होती है, ये सारी चीज़ चलती है। तो यहाँ पे पहनावे में भी क्या हमें देखने को अंतर मिलता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है भारत में विभिन्नता। भारत क्या है, विभिन्नताओं वाला देश है। भारत के अंदर बहुत सारी विभिन्नता है। ठीक है, उसको बस आपको समझने की ज़रूरत है। अब भारत में विभिन्नता की जब बात कर ली है, तो इसमें हम दो टॉपिक और ले लेते हैं।
और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे एक हो गया इधर क्या, लद्दाख, और इधर हम ले लेते हैं केरल। अब देखो विभिन्नता भी हमें कैसे पता चलती है, उनकी ऐतिहासिक कारकों के कारण और भौगोलिक कारणों के कारण, इनके वजह से भी हमको क्या होती है, हमारे विभिन्नता को देखने को मिलता है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, इसी का, ठीक है, याद रखिएगा, हमारे भारत के अंदर ये है। अब देखिए जब लद्दाख और केरल की बात करते हैं तो आपको बता दें कि लद्दाख जो है ये जम्मू कश्मीर के पूर्व में बसा पहाड़ियों में रेगिस्तान, ठीक है। ये जो हमारी लद्दाख होती है ये जम्मू कश्मीर के पूर्व में बसी पहाड़ियों में क्या एक छोटा सा रेगिस्तान है। अब देखिए जब लद्दाख में हम चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या होती है, थोड़ा इसको स्टार बना बना के आप लोग भी लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि माइंड में सेट रहें, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम जाते हैं तो जब जम्मू कश्मीर और केरल के अंदर जो है कि हम डिफरेंस को समझेंगे तो सबसे पहले हम लद्दाख की थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उस चीज़ को हम लोग लिख लें, उसके बाद जो है कि केरल को लिखेंगे, उसके बाद आपको खुद सामने जो है कि दिख जाएगा यहाँ की ट्रेडिशन, यहाँ की कल्चर, इन दोनों के अंदर जो है कि विविधता किस प्रकार से है, ठीक है। और विभिन्नता जो है कि मैं पहले बताया हूँ कि ऐतिहासिक कारण और भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण मतलब जहाँ पे लोग बसते हैं, हो सकता है कि वो पहाड़ी क्षेत्र में बसते हैं तो उनका जीवन क्या होगा, अलग होगा, उनका खान पान क्या होगा, अलग होगा, उनका पहनने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। हो सकता है जो समुद्र के किनारे क्षेत्र में बसे हुए हैं उनका खान पान क्या होगा, अलग होगा, उनका पहनने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके जो है कि हम दो टॉपिक को लिए, एक लद्दाख और केरल, इनके माध्यम से जो है कि हम लोग आसानी से समझ जाएंगे सारी चीज़ और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होती है, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा जो है कि ये बर्फीला इलाका है, ठीक है। यहाँ जो है कि बर्फ से क्या होता है, ढका होता है, यहाँ बर्फ से क्या होगा, ढका होगा। यहाँ कृषि नहीं हो पाती है, क्या होती है, कृषि बहुत मुश्किल से होती है, ठीक है। कृषि यहाँ पे क्या होगी, बहुत मुश्किल से होगी क्योंकि बर्फ से ढका होता है। और यहाँ पे क्या होती है, सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होता। और जब वर्षा नहीं होगा तो हमारा कृषि नहीं होगा, ठीक है। और बर्फ से ढका होता है, उसके बाद से यहाँ के जो लोग होते हैं ना ये पानी पीने के लिए निर्भर रहते हैं। कब, यहाँ के जो लोग होते हैं ये पानी पीने के लिए निर्भर रहते हैं गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के महीनों में जो है कि ये निर्भर रहते हैं कि बर्फ़ जैसे पिघलता है तो इनके जो है कि पानी पीने योग्य इनका काम हो जाए। पानी बहुत मुश्किल से यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके का जो है कि चीज़ होती है कि उन पानी पीने के लिए इनको गर्मियों के महीनों में जो है कि जो बर्फ़ जमे रहते हैं जब वो गलते हैं तो उससे क्या होते हैं, इनको पानी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, वर्षा नहीं होती है और पानी पीने के लिए बर्फ़ से ये लोग जो है कि इनके ऊपर निर्भर रहते हैं कि गर्मियों के मौसम में जैसे गले वैसे तुरंत जो है कि पानी। अब यहाँ देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पे मैं पहले बताया कि आपको कृषि क्या होती है, नहीं होगी। अगर जब पहाड़ी क्षेत्र नहीं होता तो भाई यहाँ बर्फ़ जमने का कोई है नहीं वैसा चीज़। यहाँ पे क्या होगा, जो है कि पहाड़ी क्षेत्र रहेगा भी नहीं, अंदर जो है कि पत्थर रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे आसानी से हमें क्या हो जाएगी, हम खुदाई करके हैंडपम्प की व्यवस्था क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन उस तरीके की वहाँ व्यवस्था कोई है नहीं। इस वजह से लोग जो है कि जो बर्फ़ से ढका होता है इस पर निर्भर रहते हैं कि जैसे गर्मी के मौसम में जब गर्मी तेज़ पड़ती है तो उस समय हमारे जो बर्फ़ होते हैं यहाँ के वो क्या होते हैं, गलने लगते हैं। और जब गलते हैं तो पानी के रूप में जो है कि इन सारी चीज़ों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जब ये लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में यहाँ पे जो है ना कि एक किस्म का जो पश्मीना होती है, एक पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। क्या हमें होता है, ऊन। पश्मीना ऊन का मतलब कि यहाँ पे एक
बकरी जो है कि उसको पाला जाता है और उससे हमें एक पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। यहाँ के लोगों का क्या है व्यापार कि पश्मीना ऊन मतलब पश्मीना शाल, उसको बना के क्या किया जाता है, ऊन से शाल को बनाया जाता है। और यहाँ के लिए सबसे फेमस चीज़ क्या है, पश्मीना ऊन। और यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर क्या रखते थे, अपना इनका जो स्रोत होता है ना, ये बकरी और उसके बाद से गाय, ठीक है, बकरी और गाय। जैसे बकरी से इनको क्या मिल जाता है, पश्मीना ऊन मिल जाता है, और गाय से इनको क्या हो जाएगा, इनको दूध प्राप्त हो जाता है, इनको दूध प्राप्त हो जाता है, मांस प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज जो है कि इनके लिए यहाँ पे स्रोत हैं, ताकि इनकी जो व्यापारिक और इनका जो खान पान का तरीका है ये बिल्कुल क्या था, अलग था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं केरल की बात करेंगे। किसकी, केरल की। तो केरल में देखिए, जब हम लोग केरल में चलते हैं तो जो केरल ना, ये भारत में दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित है। भारत जो ये केरल है, ये देखो ऐसे कर लो, भारत में दक्षिण पश्चिम इलाके में क्या है, ये केरल हमारा स्थित है। अब देखिए यहाँ भौगोलिक स्थिति के कारण भी क्या होती हैं, हमारे विभिन्नता को पता चलता है और उनके ऐतिहासिक कारक की वजह से भी पता चलता है। अब इनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे क्या है भौगोलिक स्थिति कि भाई ये लोग कहाँ पे रहते हैं, बर्फीली इलाका में, पहाड़ी क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं। और केरल की जब बात करते हैं तो भारत में दक्षिण पश्चिम इलाके में एक कोने में क्या है स्थित है हमारा क्या, केरल। अब देखिए जब केरल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आते हैं हमारे कौन, जो हमारे मध्य एशिया से यूरोपीय थे, ये यहाँ लोग आते थे किस लिए, मसालों के लिए, मसालों के लिए। अब यहाँ का क्या था, यहाँ का व्यवसाय क्या था, मसाला। यहाँ पे मसाले मिलते थे, काली मिर्च, यहाँ पे क्या होती थी, काली मिर्च होती थी। अब मसाले की खेती के लिए यहाँ पे क्या होता था, सबसे अच्छा जो है कि यहाँ का स्रोत माना जाता था कि जो केरल के लोग थे ये मसाले की खेती करते थे, ये मसाले का व्यापार करते थे। और यहाँ पे लोग आसानी से जाते थे मसाले की व्यापार के लिए, कहाँ पे, केरल पे। और अगर वही बात किया जाए कि पश्मीना शाल के लोग कहाँ जाते थे, तो लोग जाते थे लद्दाख में उस चीज़ को लेने के लिए। ठीक है, और जब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे इनका स्रोत क्या था, इनका जो खान पान था वो था क्या, मछली। इनका था मछली और चावल, इनका खान पान क्या था, मछली और चावल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये लोग को दूध मिल जाता है, उसके बाद मांस वांस मिल जाती है। यहाँ पे मछली और चावल क्या करते थे, सबसे ज़्यादा खाते थे। कहाँ पे, हमारे केरल के लोग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं आप सभी को, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए, इस चीज़ का फिर से निस्तारण और निवारण किया जाएगा। चलिए अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, लद्दाख और केरल जो कि भारत में दक्षिण पश्चिम इलाके में क्या स्थित है, यहाँ पे मसालों के लिए जो है कि यहाँ पे जैसे काली मिर्च हो जाती है, इस तरीके का मसाले। उसके बाद यहाँ का खान पान क्या व्यवस्था थी, मछली थी, चावल थे। यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग क्या खाते थे, मछली और चावल। ठीक है, इतना आप लोग समझिए। और जो है कि वास्को डिगामा जो थे ना, वही पुर्तगाली जो थे, वास्को डिगामा जो आए थे पानी के जहाज के माध्यम से, वो क्या आए थे, केरल में आए थे। ठीक है, उससे यूरोपीय जो है ना कि उनको ये लग गया कि नहीं, यूरोप और भारत जाने का रास्ता क्या हो गया, वास्को डिगामा ने खोज दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमारा क्या हो गया, हमारे भारत में विभिन्नता को दर्शाता है लद्दाख और केरल, क्योंकि इसकी जगह क्या है, अलग है, और इसकी जगह क्या है, अलग है। स्थिति क्या है इसकी, अलग है। भौगोलिक क्षेत्र क्या है इसके, अलग है। अब यहाँ पे जो है कि इनका खान पान का भी तरीका क्या है, अलग है। इनकी व्यापार जो है कि यहाँ पे कुछ और हमें उगाने को दिखता है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमें कुछ और दिखाने को मिलता है, लद्दाख में। तो ये सारी चीज़ किसको दर्शा रही है, विभिन्नता को। हमें आशा है कि आप सभी को इतना सारा चीज़ जो है ये समझ में आ चुका होगा। अब जब हम चलते हैं कि हम विविधता को कैसे समझते हैं,
हम विविधता को कैसे समझते हैं। तो इसमें एक चीज़ हम फटाक से समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने वाला चीज़ नहीं, ये पहला जो टॉपिक है ना, इसको बस हमें समझना है और कुछ करना नहीं है। बस क्या करना है, हमें समझना है। जो चीज़ होगा छोटा मोटा उसको बस लिखवा दिया जाएगा। बाकी आप लोग इस चीज़ को अगर समझ जाते हैं, आपके माइंड में सेट भी हो जाता है, तो चीज़ आप कभी क्या होंगे, भूलेंगे नहीं। तो चलिए, जब हम विविधता को कैसे समझें, जब इसके अंतर्गत आते हैं तो इसमें सॉरी, विविधता में समझ, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके अंदर जब आते हैं हम लोग, तो वही लद्दाख और केरल की बात होती है, उसमें थोड़ी क्या होती है, डिप में चले जाते हैं। तो हमारे किस में आ जाता है, हम विविधता को कैसे समझे, उसके अंतर्गत आता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी कुछ है नहीं, बाकी इन सारी चीज़ें जो हैं कि उसमें आपको इन्वॉल्व मिलेगा, और कुछ है नहीं उसमें। अब देखिए चौथा देख लीजिए कि विभिन्नता में एकता क्या होती है। विभिन्नता में एकता, ठीक है, ये तीनों टॉपिक क्या है, एक साथ मिले जुले, उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है कि हम विविधता को कैसे समझे, ये सारा चीज़ पढ़े नहीं। वो क्या है, एक ही टॉपिक है सारा, बस उसको अलग अलग तरीकों से लिख दिया गया। बाकी लास्ट में ये चीज़ समझने वाला है कि विविधता में एकता, जब विविधता में एकता की बात आती है तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब अंग्रेजों ने क्या किया था कि हमारे देश पे जब राज्य करते थे, ठीक है, अंग्रेजों हमारे देश पे क्या करते थे, राज, तो उस समय भारत के अंदर क्या था कि विभिन्नता तो थी, विभिन्न प्रकार के धर्म थे, विभिन्न प्रकार के क्या थे, उनको मानने का तरीका था, उनका खान पान अलग था, उनका बोल चाल जो है कि भाषा होती थी, ये सारी क्या थी, अलग थी। और यही सारी चीज़ जो है कि अंग्रेजों ने जब देखा कि इस भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ से इस भारत के अंदर जितने भी प्रत्येक व्यक्ति हैं उनके अंदर फूड डालने का क्या कर दिया, कोशिश करने लगा। फूड का मतलब क्या होती है, उसको चढ़ाना बढ़ाना, ठीक है, जो आज के जनरेशन में लोग बोलते हैं, नहीं समझ रहे हैं। देखिए जैसे अभी शादी हो गई है ना किसी की, अगर वो लड़का अपनी वाइफ की बात नहीं सुनता है तो लड़के के घर वाले क्या कहेंगे कि इसके ससुरारी के लोग क्या कर रहे हैं, इसको चढ़ा बुझा रहे हैं। अगर लड़का अपने बीवी का बात सॉरी अपने माँ बाप का बात सुनने लगा तो लड़की वाले क्या कहेंगे कि अपने माँ बाप इसको क्या कर रहे हैं, चढ़ा बढ़ा के रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान नहीं देना है, हमारे टॉपिक में आने वाला नहीं है। मैं आपको बस इसलिए बताया कि इस चीज़ के माध्यम से आप उसको क्या करिए, अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। तो जब इसके अंदर एकता की हम बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होती है कि जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करना शुरू किया तो हमारे भारत के अंदर बहुत से धर्म के लोग हैं। हमारे भारत के अंदर अलग अलग क्या है, धर्म है, अलग अलग क्या है, पहनावा है। अब पहनावा अलग अलग कैसे है, ये भारत के अंदर ही तो हमारा है ना। ये उड़ीसा आ जाता है, आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, केरल उरल जो भी है, यहाँ पे क्या होते हैं, इनकी हर चीज़ की ट्रेडिशन क्या अलग है। इतने विभिन्नता होने के बाद भी अलग अलग धर्म है, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग क्या उनका खान पान है, अलग अलग खान पान है उनकी। इतने सारे विभिन्नता होने के बावजूद भी जब अंग्रेजों को दिखाई दिया कि इस भारत के अंदर आपस में एक दूसरे से लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल क्या है, अलग हैं, और इस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाने लगे, लोगों के अंदर फूट डालने लगे, और ताकि लोग आपस में भिड़े और आपस में लोगों का एक दूसरे से कोई संबंध न रहे और ना किसी से कोई अच्छी तरीके की जो है कि दोस्ती रहे। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे भारत के अंदर फूट डालने का कोशिश किया, लेकिन अंततः में क्या होती है कि जब अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा जब लोगों को अत्याचार करना शुरू कर देते हैं तो इतने विभिन्नता होने के बावजूद भी यहाँ के लोग समझ जाते हैं कि अब जो है कि हमारे ऊपर क्या हो रही है, अत्याचार हो रही है। तो यहाँ से क्या होती है कि अंग्रेजों के खिलाफ एकदम जो है कि अच्छे तरीके से विरोध किया जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया जाता, अच्छे तरीके से विरोध किया जाता था, और उसमें बहुत से लोग क्या किए, संघर्ष किए, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़े, उसमें बहुत से लोग क्या हो गए, शहीद हो गए, बहुत से लोग क्या हो गए, घायल हो गए। जैसे उसका अमृतसर में, अमृतसर को देख लीजिए, जो जनरल डायर था वो क्या किया, एक जगह सभा हो रही थी, वहाँ पे लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, आया अंधाधुन क्या किया, गोलियां बरसाने लगा। एक तो 4-5 फीट का दरवाजा था, उसमें डायरेक्ट तोप लगा दिया।
अब कैसे कैसे लोग उस चीज़ को निकले वहाँ से, सारे दरवाज़ा बंद कर दिया, अचानक से गोलियां शुरू कर दिया। तो ये सारे क्या थे, ये उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। और अत्याचार कब था, लोकतांत्रिक से पहले। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि उस देश के अंदर जितने भी हमारे जो हैं कि लोग हैं, उनकी क्या करना, देखभाल करना, उनको चिंतन करना। या किसकी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र सरकार की। लेकिन उस समय हमारे यहाँ लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। इसलिए जो है कि अंग्रेजों ने अपने मनमाने ढंग से कोई कार्य कर देता था, और लोग जब उसको विरोध करने जाते थे तो लोगों के ऊपर क्या करता था, वो अंधाधुंध गोलियां चला देता था, अपने हिसाब से सारा काम करता था। तो इस तरीके से जो है कि यहाँ हमें दिखाता है कि भले ही हमारे भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग उसके मानने के लिए जो है कि वो लोग हैं, लेकिन फिर भी जब अंग्रेजों से लोग विरोध करना शुरू किए, जब उनको ये लग गया कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो सारे लोग क्या हो गए, एकजुट होके उन अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए, बहुत काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किए और उनसे लड़ाई किए, ताकि अपनी जीवन को क्या करे, वो स्वतंत्र रूप से जी सकें। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि विभिन्नता में एकता हमारे भारत के अंदर है। भारत के अंदर तो बहुत गहरी जटिल तरीके से जो है कि विभिन्नता है। लोगों का अगर जो है कि भाषा से मिलती जुलती नहीं है, तो उनका जो है कि तुरंत एक्शन दूसरा हो जाता है और दूसरे वाले का दूसरा हो जाता है। उसमें कभी कभी आपस में क्या हो जाती है, टकराव भी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब कोई बाहरी अगर देश से बात आती है, तो भले ही हमारे देश के अंदर विभिन्नता है, विभिन्न प्रकार के लोग बोलते हैं, उनकी जाति अलग है, उनकी धर्म अलग है, सब चीज़ है, लेकिन जब भी हमारे देश के ऊपर अगर इस तरीके की कोई मुसीबत आ जाती है, तो उस समय सभी लोग क्या करते हैं, जाति धर्म भाषा, ठीक है, ये सारा चीज़ छोड़ के क्या करते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और ये होना भी चाहिए, हमारे देश के अंदर होना भी चाहिए। हमें तो गर्व करना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ पे हमें तो पूरे आज़ादी मिला हुआ है हर चीज़ का। हम अपने मन मुताबिक जो है कि कोई कार्य कर सकते हैं, हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया है, हमें जो है कि अपने जीवन जीने का अधिकार मिल गया है, बहुत सारे अधिकार है हमारे पास, क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। अगर ये मोनार्की रहेगा तो आप अपने मन मुताबिक कोई कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक राजा ना कहे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि इतने अलग होने के बावजूद भी ये लोग क्या किए कि अंग्रेजों से लड़ाई किए और उनको फाइनली क्या कर दिए, यहाँ से भगा दिए, ठीक है। अब 1947 के बाद देखिए हमारा देश कितना आज़ाद है और कितने जो है कि एकदम आज़ादी तरीके से जीते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है कि इसमें था। और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है, जिसका वो किसकी, उनका किताब का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम क्या था भाई, भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल की एक किताब है, जो किताब का नाम है भारत की खोज। और इस किताब के अंतर्गत लिखा हुआ है कि हमारे भारत के अंदर विभिन्नता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। और अंदर इतनी गहरी जो है कि तरीके से ये भरा हुआ है कि इसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन लिखे थे, जवाहरलाल नेहरू, जिनकी किताब थी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतने सारे हमारे जो है कि टॉपिक थे, और इसमें अगर आप सभी को कोई डाउट होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उस चीज़ का फिर से निस्तारण हम करेंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले भाई अगले बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उस चीज़ को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है इस चैनल में, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों को भी भेजिए। और अब इसके आगे जो है कि अब यहाँ से हमारी क्या हो गई, पॉलिटी तो स्टार्ट हो गई, बेसिक से हमारी क्या हो गई, पॉलिटी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से धीरे 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 हम लोग स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे, फिर क्या होगी, जियोग्राफी भी स्टार्ट होगी, उसके बाद से पॉलिटी भी। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। मकसद ये है इस क्लास का कि जो बच्चे, जिनको इतिहास बिल्कुल समझ नहीं आता है, जिनको जियोग्राफी भूगोल बिल्कुल समझ नहीं आता,
जिनको पॉलिटी, राज्य व्यवस्था बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उन बच्चों के लिए जो है कि ये चीज़ लाया गया है कि वो बच्चे क्या करें, एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से क्या हो वो समझें, उस चीज़ को क्या करें वो समझें। और जब समझ लेंगे तो उनके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ होगा। पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरी नहीं है केवल नौकरी के लिए किया जाता है, पढ़ाई लिखाई करना भी चाहिए ताकि लोग उससे क्या होते हैं, समझदार होते हैं, उन्हें गलत और सही का क्या होती है, फ़र्क पता होती है कि वास्तव में जो आज चीज़ चल रहा है वो गलत है या फिर सही है। केवल नौकरी अगर देख के आप पढ़ेंगे तो भाई आपको कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी के लिए तो आप पैसे कमाएंगे, वैसे भी उससे ज़्यादा पैसा आप कमा लेंगे किस में, अपना धंधा खड़ा कर लीजिए उसमें कमा लेंगे। लेकिन हाँ एक शौक़ होती है कि भाई सरकारी नौकरी करना है, अच्छी बात है, सोचना अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जो है कि इसको बेसिक तरीके से भी पढ़िए, क्योंकि देखो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसी को सब पूछने वाले हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको कोई नहीं पूछने वाला है। पढ़े लिखे का बहुत फ़ायदा होता है हर चीज़ में, आप किसी भी फील्ड में जाइए आपको देखिए वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाइए आप किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरा ये काम कैसे होगा, इसको आप देख लीजिए तो ये कर लीजिए, आप निडर होके जाएंगे खुद। ये राज्य व्यवस्था एक ऐसी सब्जेक्ट होती है कि अगर ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बाहरी दुनिया में भटकने की और किसी के पीछे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर खुद जो है कि डिपेंड हो जाएंगे वो काम करने के लिए। तो इसीलिए राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नमस्कार है आप सभी को, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।